गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आपको जानकारी हो, हमारी वीडियो एनसीईआरटी की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 के पाठ 1 से संबंधित है। पाठ 1, इस्लाम का भारत में आगमन। आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। संभावना की गई है इस प्रश्न पाठ में जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी को आपके सामने एक वीडियो के रूप में दिखाया गया है। पहला प्रश्न, इस्लाम का उदय किस देश में हुआ? अरब देश में। इस्लाम का उदय अरबियों से हुआ था। अरब देश के निवासियों ने इस्लाम का उदय किया था। हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 570 ईस्वी में मक्का नामक शहर में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब ने ईश्वर एक है यह संदेश क्यों दिया? कबीलों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए हजरत मोहम्मद साहब ने यह संदेश दिया था। आप सभी को जानकारी हो, पहले लोग कबीलों में रहते थे। ये छोटे छोटे कबीले एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो इसलिए उनमें वैमनस्य था। इस वैमनस्य को दूर करने के लिए, सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए हजरत मोहम्मद साहब ने ईश्वर एक है का संदेश दिया था। हिजरत किसे कहा जाता है? मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना हिजरत कहलाता है। इसी समय हिजरी संवत प्रारंभ हो गया था, जब मोहम्मद साहब सभी लोगों को उपदेश देने लगे, संदेश देने लगे कि आपस में आप लड़ना बंद करो, ईश्वर एक है और हमें सबको इसी रूप में प्रार्थना करनी चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध करना शुरू कर दिया था। यह शुरुआत मक्का से हुई थी। इसी वजह से मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना में जाना पड़ा था और यह उनका मदीना जाना ही हिजरत कहलाता है। इसी समय से मुसलमानों में हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? सन 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? समता, समानता और बंधुत्व इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। मोहम्मद साहब के अनुसार इस्लाम धर्म मानने वालों के 5 सिद्धांत बताइए। मोहम्मद साहब के अनुसार मोहम्मद साहब ने जो बताया था कि हर इस्लाम धर्म को मानने वालों के जीवन में 5 सिद्धांतों का निर्धारण होना चाहिए। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। कलमा में मोहम्मद साहब ने बताया था कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है। नमाज, मोहम्मद साहब ने बताया था कि प्रतिदिन एक मुसलमान को 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़े का व्रत रखना चाहिए। ज़कात, अपनी आय का जो भी हम कमाते हैं उसका 40वां हिस्सा गरीबों की सहायता के लिए देना चाहिए। और हज में मोहम्मद साहब ने बताया था कि एक मुसलमान को पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना चाहिए। यह सब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए 5 सिद्धांत बताए थे। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म भारत में कैसे फैला था? भारत में इस्लाम धर्म फैलने के क्या क्या कारण थे? इस पर चर्चा पहले भी हो चुकी है। मुख्य कारण निम्न प्रकार थे। अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण। जब अरबों ने अपने देशों को अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया इन्हें फैलाना शुरू किया तो उनकी नज़र भारत पर भी पड़ी थी। सबसे पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में भारत पर किया गया था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को इसमें सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई थी, जब उसने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर पर आक्रमण किया था और उसको पराजित कर सिंध पर अपनी विजय स्थापित की थी। इस प्रकार भारत अरबों के संपर्क में आए और भारत में इस्लाम धर्म फैला। दूसरा कारण था अरब व्यापारी। जब पश्चिम के लोग जो मुसलमान थे, मुस्लिम धर्म को मानते थे, भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, तो भारत के पश्चिमी तट पर
वहाँ के बंदरगाहों में ये छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर रहने लगे थे। जब आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति रहेगा तो उसकी संस्कृति से हम और आप परिचित होते हैं। इसी तरह से उनके पास पास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित होने लगे थे। अगला कारण है ईरानी शरणार्थी। ईरान में तुर्क लोग कबीलों पर हमला कर रहे थे, इसलिए कुछ ईरानी भारत में आकर बस गए थे। इसमें कुछ कारीगर भी थे और कुछ लोग संत थे। इस तरह से ये लोग मुसलमान थे और भारत में आकर इनका संपर्क इस्लाम धर्म फैलाने के लिए हुआ। तुर्कों का आक्रमण व राज्य स्थापना। लगभग 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में राजा दाहिर पर आक्रमण किया था, उसके बाद 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। इस प्रकार तुर्क भारत में राज्य स्थापना करने लगे। जब राज्य स्थापित हुआ तो तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। उनका भी जो धर्म था वो इस्लाम था, और इस्लाम धर्म होने के कारण जब उन्होंने राज्य स्थापना की तो यहाँ के लोग भी साथ साथ यहाँ के लोग भी इस्लाम धर्म के संपर्क में आए, और उनके साथ ईरानी, अफगानी, खुरासानी आदि लोग भी भारत में आए थे। तो उनके साथ साथ इस्लाम धर्म का भी भारत में आगमन हो गया था। सूफी संतों का प्रभाव। जिस तरह से भक्ति संत होते थे जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद आदि, इसी प्रकार मुस्लिम धर्म के सूफी संत भी होते थे, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया। इनके विचार और भक्त संतों के विचार आपस में मिलते जुलते थे। इन संतों ने हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे की बातें समान समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार से भी भारत में इस्लाम धर्म फैलने का मुख्य कारण था। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ? पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था, खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में भारत में थाना नामक स्थान पर यानी कि पश्चिमी तट पर अरबों का पहला आक्रमण हुआ था, जो सफल नहीं रहा था। सिंध का शासक कौन था? सिंध का शासक राजा दाहिर था, और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर पूर्ण सफलता प्राप्त की थी। प्रमुख संत कौन कौन से थे? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया उस समय के प्रमुख संत थे, जिन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का आगमन करने में, इस्लाम धर्म फैलाने में, इस्लाम धर्म से परिचित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत ने अरबों से क्या क्या सीखा? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। हो सकता है इसमें ऑप्शन दे दिए जाएं, 3 ऑप्शन देते हैं और फिर पूछते हैं इनमें से कौन सा सही है, या सभी सही है, या इनमें से कोई भी नहीं है। भारत ने अरबों से कागज़ बनाना सीखा था। चरखे से सूत काटना भारतीयों ने अरबों से सीखा था। सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज बनाना अरबों से सीखा था। खान पान में कचौड़ी और समोसे बनाना भी अरबों से सीखा गया था। अरबों ने भारतीयों से क्या क्या सीखा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी संख्या से अरबी संख्या, जैसा कि आप जानते हैं भारत में गणित का बहुत ज्ञान था, संख्याओं का ज्ञान भारतीयों को पहले से था, इसलिए हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना अरबों ने भारत से सीखा। संख्याओं की गणना करना, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब उन्होंने संख्याएं बनाना सीखा तो संख्याओं की गणना भी भारतीयों से ही सीखी थी। ज्योतिष का ज्ञान, जब वो संख्याएं सीख रहे थे उसके साथ साथ गणित भी सीख रहे थे, और गणित सीख रहे थे उसके साथ साथ ज्योतिष का ज्ञान भी उन्होंने भारतीयों से प्राप्त किया। शतरंज का खेल, आप सभी को जानना चाहिए कि शतरंज के खेल की शुरुआत भारत में ही हुई थी। यह शतरंज का खेल भारत की देन है। यह भी अरबों ने भारतीयों से सीखा था। भारतीय संगीत और चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञान भी अरबों ने भारतीयों से सीखा था। महमूद गजनवी कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महमूद गजनवी कौन था? महमूद गजनवी यामिनी वंश का तुर्क सरदार था। गजनी का शासक शुबुतगीन का पुत्र था। गजनी का संस्थापक अल्पतगीन था। आपको पता होना चाहिए गजनी का शासक कौन था। गजनी का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। कौन था? अल्पतगीन था। और महमूद गजनवी शुबुतगीन का पुत्र था।
अगला प्रश्न है, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतकीन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण उसका सन 1000 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जाटों पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? जाटों पर भी आक्रमण किया था। कुल मिला के उसने 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र के वेरावल नामक स्थान पर स्थित है। सोमनाथ के आधुनिक मंदिर का निर्माण किसके प्रयासों से हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से सोमनाथ के आधुनिक मंदिर का निर्माण हुआ था। सोमनाथ मंदिर के अनुसार सोमनाथ मंदिर के लिए एक प्रश्न और बनता है कि वहाँ पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 11 मई 1951 को ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? सोमनाथ के मंदिर में। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। उनका मूल नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था और यह महमूद गजनवी का समकालीन था। जब महमूद गजनवी भारत आया था उसी के साथ अल-बरूनी भी भारत आए थे। अल-बरूनी विद्वान था तो उन्होंने पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? अल-बरूनी की पुस्तक का नाम तहकीक-ए-हिंद है। क्या नाम है? तहकीक-ए-हिंद। याद रखेंगे इसको सभी। और इस पुस्तक में अल-बरूनी ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का बहुत ही विस्तार से अध्ययन दिया है। उन्होंने यहाँ तक बताया है कि भारत के लोगों को क्या पसंद था, क्या पसंद नहीं था। वो सभी लोग अलग अलग थाली में भोजन करते थे। हर काम को करने में उन्हें शगुन की आवश्यकता होती थी। भारतीय लोग खगोल विज्ञान में बहुत जानकारी रखते थे। उन्हें सूर्य, चंद्रग्रहण, अक्षांश, देशांतर इन सब की जानकारी थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी कौन था और उसने भारत पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान से था और उसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। मुल्तान उस समय भारत का हिस्सा था। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और वह मैदान से भाग गया था। यह भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया था। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ठीक एक साल बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, जबकि उसको मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया था। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में चंदावर नामक स्थान पर हुआ था और इसमें जयचंद की हार हुई थी। मोहम्मद गोरी ने 1190 ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद ही उसने पृथ्वीराज चौहान पर कब्जा करने की पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से हमने देखा राजपूत राजाओं पर तुर्क जीतते जा रहे थे, तो तुर्कों की जीत के क्या कारण थे? वैसे तो कारण और भी हो सकते हैं। हर इतिहासकार इनकी हार, राजपूतों की हार और तुर्कों की जीत को लेकर अलग अलग कारण बताते हैं। फिर भी कुछ कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। जब राजपूत राजाओं एक दूसरे पर राजपूत राजाओं को अपने शासन की, अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की विस्तार में संलग्न हो गए थे। जब आप समझ सकते हैं, जब राजपूत राजा अपने क्षेत्र के विस्तार में संलग्न होंगे
तो उन्हें एक दूसरे से लड़ाई करनी पड़ेगी, इसीलिए राजपूत राजाओं में एकता नहीं थी। अगला कारण है राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली और शस्त्रों का प्रयोग करना। जब राजपूत राजा थे उनकी युद्ध पद्धति वो पुरानी थी और पुराने शस्त्रों का प्रयोग करते थे, जबकि तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े फुर्तीले थे और अच्छे घुड़सवार थे। तुर्क सैनिक का अच्छा तीरंदाज होना यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था और भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच व छुआछूत की भावना भी एक महत्वपूर्ण कारण है तुर्कों की जीत का। उस समय भारत में जाति पात का बहुत अधिक विस्तार था, जिससे भारत में ऊंच नीच और छुआछूत की भावना का प्रसार हो रहा था। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य लूटपाट और धन एकत्र करना और अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। इसलिए उसका केवल एक ही मात्र उद्देश्य था कि भारत में अथाह धन संपदा, भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसमें हर मंदिर से, हर राज्य से बहुत कुछ लूटा और भारत को लूट करके उसने अपने आप को मजबूत किया, अपनी सेना को मजबूत किया। वह चाहता था ईरान, अफगानिस्तान और खुरासान के क्षेत्र में जो तुर्क क्षेत्र था वहाँ पर गजनी का विस्तार करना। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो भारत पर हमला करता था। अभी हम कुछ भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे जो सन 1950 से लेकर 1250 के बीच में भारत पर राज करते थे। राजपूत युग अक्सर मैप देकर पूछा जा सकता है, नक्शा देकर पूछा जा सकता है कि भारत के उत्तर में कौन कौन से राजवंश थे। ये इलाका भारत के उत्तर को शो करता है। तो आप देख सकते हैं भारत के उत्तर में दरद, परगुत, तोमर, चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, गढ़वाल, ये प्रमुख राजवंश भारत के उत्तर में थे। फिर भी इनमें से प्रमुख तोमर, गुर्जर प्रतिहार और चौहान राजवंश प्रमुख माने जाते हैं। इसी प्रकार भारत के दक्षिण में कौन कौन से राजवंश थे। अब हम भारत के दक्षिण को देखते हैं। ये हिस्सा दक्षिण को शो करता है। ये तो दक्षिण में चोल, पांड्य और चालुक्य, यही मेन राजा थे और जो आपस में लड़ते रहते थे। पूरब में पाल, भौम, भोटकर, सेन, सोमवंशी, गंग, ये पूरब को शो करते हैं और ये हिस्सा आपके उत्तर को शो करता है। परमार, चालुक्य, आप देख सकते हैं चालुक्य दक्षिण में भी थे और चालुक्य पश्चिम में भी थे, जबकि सेंटर में भारत के मध्य में चंदेल, कलुचेरी, गढ़वाल, कछवाहा, ये शासन भारत के मध्य में शासन करते थे। इस प्रकार आप भारत के मानचित्र को भी समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।